तो सबसे पहले लाल आतंक के खात्मे की बात करते हैं। 31 मार्च से पहले लाल आतंक का सफाया हो गया है। देश भर में चल रहे नक्सल आतंक के खिलाफ अभियान में 24 मार्च का दिन ऐतिहासिक माना जा सकता है। न केवल बस्तर बल्कि पूरे दंडकारण्य क्षेत्र से माओवादी लीडरशिप का सफाया हो गया है। अब तक सुरक्षा बलों से बचते हुए अबूझमाड़ के जंगलों में छिपे खूंखार नक्सली लीडर पापा राव ने सरेंडर कर दिया है। मुख्य धारा में लौटने का मन बनाकर पापा राव ने अपने साथ कई नक्सली कारकुनों को सरेंडर कराया है। पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ हथियार डालने का फैसला जो लिया वो लोकतंत्र को मजबूत करने के इरादे से लिया है। ऐसा उन्होंने जब सरेंडर किया पापा राव ने तो उसने कहा छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अभियान में ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने नक्सल मुक्त भारत के अभियान में अंतिम कठिन चुनौती को जीत लिया है। 31 मार्च 2026 के डेडलाइन से पहले तेलंगाना पुलिस ने पिछले महीने ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेता देवजी सहित 4 वरिष्ठ कमांडरों ने पुलिस महानिदेशक की बी शिवधर रेड्डी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। लगभग 4 दशकों तक आतंक को अपने कंधे पर उठाए रखने वाले माओवादियों के सुप्रीम कमांडर और जनरल सेक्रेटरी नक्सली देवजी ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यानी बचे हुए कमांडर अब गोली या गुलाब को चुनना बेहतर समझ रहे हैं। दंडकारण्य के जंगलों में 40 साल तक देवजी एक रहस्य बना हुआ था, जबकि खतरनाक नक्सल आतंकी पापाजी राव ने अपनी मौत की खबर कई बार फैलाकर पुलिस को वो चकमा देता रहा था। समर्पण के बाद देवजी की पहली प्रतिक्रिया उसने देते हुए कहा कि अब देश बदल चुका है। विकास की तेज रफ्तार ने नक्सल आतंक की धार को कुंद कर दिया था। जाहिर है सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास ने आज कई राज्यों में नक्सल आतंक को समाप्त कर दिया है। 31 मार्च 2026 में बमुश्किल से एक हफ्ते भी का वक्त बचा रह गया है। ये डेडलाइन देश में नक्सलवाद के खात्मे का एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाती है। जाहिर है माओवादी हिंसा से रक्त रंजित आदिवासी इलाके में एक नई सुबह का एहसास हुआ है। अबूझमाड़ को सबसे सुरक्षित किला मानने वाले माओवादी लीडर्स ने अब आत्मसमर्पण करना ही बेहतर समझा है और केंद्र सरकार की रणनीति सफल रूप से सामने आई है। और आइए सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस पर क्या कहना है। नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ में नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे अभियान पर, आइए ये भी सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो समय नजदीक है, तो समय रहते पापा राव सरेंडर किया है, तो अच्छी बात है। तो कुख्यात नक्सली पापा राव क्या कुछ कह रहा है, आइए ये भी सुनते हैं। उसने सरेंडर किया है और मुख्य धारा में जुड़ने की बात कह रहा है, आइए सुनते हैं उसको। 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है, हम हत्यारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे, डरे नहीं है। डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते, नुकसान होता नहीं, पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना, करके मैं हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार से हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अच्छा। अभी ऐसे काम करूंगा मैं।
तो यह कुख्यात नक्सली पापा राव जिसका आतंक 4 दशकों तक अबूझमाड़ के जंगलों में रहा है और जो कई बार अपने ही मौत की खबर फैलाकर पुलिस को और सुरक्षा बलों को लगातार चकमा देता रहा है, ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है पुलिस की, सुरक्षा बलों की। और जिस तरह से उसने कहा कि अब संविधान के दायरे में रहकर वो काम करेगा और कम से कम जो ये सारा अभियान था उस पर अब लगाम लगती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन थी, उससे पहले इतने बड़े नक्सली नेता का, इन नक्सली लीडर का जो सरेंडर है वो बहुत मायने रखता है। हमारे साथ हैदराबाद से सुरेखा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई है। सुरेखा, किस तरह से देखती हैं पापा राव का सरेंडर? देवजी सहित 4 वरिष्ठ कमांडरों ने इससे पहले सरेंडर किया, कैसे देख रही हैं 31 मार्च 2026 की डेडलाइन? और ऐसा लग रहा है कि ये डेडलाइन जो है पुलिस और ख़ासतौर पर गृह मंत्रालय का, भारत सरकार का जो संकल्प था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, लगभग ऐसा ही जो है तस्वीर उभर कर आ रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तेलंगाना और आंध्रा की भी बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इसकी जड़ें देखी जा रही थी, वहां पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही राज्यों से नक्सलवाद जो पनप रहा था वो एक तरीके से खत्म हुआ है। और पिछले कुछ समय से वैसे कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में काफी हद तक जो नक्सली यहाँ के थे, इन प्रांत के थे, चाहे वो करीमनगर के हो, तेलंगाना के ही, और फिर आंध्रा के जो विशाखापट्टनम, पहले हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से देश को नक्सल मुक्त कराने के लिए अभियान जो है वो अपने अंतिम चरण या अंतिम दिन में है। 31 मार्च 2026 तक इसकी डेडलाइन है और उससे पहले 2 बड़े, या ये कहा जाए कि एक के बाद एक बड़े जो माओवादी लीडर्स हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, उन्होंने सरेंडर किया। पापा राव की हमने आपको बात भी दिखाई, उनकी बाइट भी दिखाई, और किस तरह से वो जो सरेंडर्स रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक रहे हैं। शीर्ष नेता देवजी का भी सरेंडर हमने आपको बताया और दिखाया। और इस पूरे विषय पर हमारे साथ हमारी संवाददाता सुरेखा जुड़ी हुई हैं। सुरेखा इससे पहले भी जानकारी दे रही थी, सुरेखा हैदराबाद से जुड़ी हुई है। सुरेखा हमको ये जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये जो अभियान है 31 मार्च 2026 को जिसकी डेडलाइन है, ये सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जानकारी हमको सुरेखा दे रही थी। सुरेखा, आप अपनी बात जारी रखें। जी हाँ, दरअसल जो हम बात कर रहे थे कि जो तेलुगु मूल से जो पनपकर जो नक्सलवादी जो है दूसरे राज्यों की तरफ आगे बढ़े, वहां पर किस तरीके से कह सकता है कि अप्रासंगिक हो चुका है अब उनके बारे में, या फिर यहाँ पर जो है उनकी गतिविधियां बहुत लगभग जो है एक तरीके से ना के बराबर हो गई थी। लेकिन ये आंकड़ा आपको बताएगा कि किस तरीके से पिछले 2 सालों से कितना ज्यादा बदलाव देखा गया है। 590 से ज्यादा जो है माओवादी जो है उन्होंने या तो सरेंडर किया है, ये जानकारी जो आधिकारिक तौर पर दी गई। और इसके अलावा कि जैसे हिडमा की बात की जाए, क्योंकि बहुत बड़े नेता माओवादी की तरफ से माना जाता है, उनका जिस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया था आंध्र प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जहां पर खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मूल से जो है जो नक्सलिज्म जो यहां पर पनप रहा था वो कैसे धीरे धीरे दूसरे राज्यों में जाकर बसे, यहां पर जो है बिल्कुल एक तरीके से खत्म होता गया। और यहां के राज्यों ने किस तरीके से उन्हें वापस नहीं आने का जो उनका प्रोग्राम या प्लान था उसे पूरी तरीके से सफलतापूर्वक अमल किया था। लेकिन अब ये भी समझना होगा कि अभी के क्या हालात है। अभी जिस तरीके से देवोजी ने जिस वक्त में सरेंडर किया था और उनसे बात कर रहे थे, और उनके साथ में जो बाकी लोग थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे थे, दामोदर से जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या देखते हैं कि जब वो नक्सलवाद की तरफ आकर्षित हुए थे तब में और अब में जब वो वापस आए हैं क्या बदलाव दिख रहा है, तो उन्होंने सीधे यही कहा कि काफी बदलाव दिख रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है, और जिस मुद्दे से या जिस उद्देश्य से जो वो वहां पर गए थे उसमें और अब में जो है काफी बदलाव दिख रहा है। बहुत सी चीजें बदल गई है और जनजीवन में जो वापसी कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन की जो हम बात करते हैं वो दिख रहा है। लेकिन साथ ही में देवजी जैसे नेता जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि वो वापस जो है राजनीति की तरफ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसीलिए मैं वापस आया हूं, लेकिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ता रहूंगा। यहाँ पर हमें ये भी बात करनी होगी कि राज्य सरकार की तरफ से भी, क्योंकि रेवंत रेड्डी डीजीपी शिवधर रेड्डी के साथ जो है जब अमित शाह से
कुछ दिन पहले मिले, खासकर देव जी के सरेंडर के बाद, उस वक्त में जो है ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये बात साफ कर दी गई कि राज्य सरकार भी इस मुद्दे को लेकर जो है केंद्र सरकार के साथ है। और यहाँ से पर जब मैंने खुद रेवंत रेड्डी से सवाल पूछा था ये कि क्या सोचते हैं कि कितना बदलाव आया है और सरकार की तरफ से जो है क्या अपील आप देना चाहेंगे, और खासकर उन लोगों के लिए भी जो माओवादियों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो परिवार जो माओवादियों में अपनों को खो चुका है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? रेवंत रेड्डी ने साफ तौर पर यह बात कही कि वो अपील करेंगे माओवादियों से भी, अगर कोई भी इस वक्त में अभी भी है और उन्होंने सरेंडर नहीं किया है तो वो वापस आए, जनजीवन से जुड़े, और सरकारें उनको पूरी तरीके से स्वागत करेगी और उनको वापस जो है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो है पूरी तरीके से उनको मदद भी देगी। और उन्होंने साथ में उन लोगों से भी अपील की जिनका परिवार पूरी तरीके से जो है माओवादियों के जो अटैक्स हुए थे उनसे कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। उनकी तरफ से कहा कि यही हमारी कह सकते हैं कि भारत में या फिर मानवता की बात जो की जाती है कि लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी, कहीं ना कहीं उसको रोक लगानी होगी, और ये समय है जब हमें शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और यही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की तरफ से जो है यही बात सीधे तौर पर कही जा रही है बार बार। और साथ ही में ये भी देखने की बात है कि अब हम क्योंकि करीब लगभग एक हफ्ते का समय ही बच चुका है, अब ऐसे में सबसे बड़े जो गणपति की बात की जा रही है उनको लेकर बहुत सी अफवाहें आती रही कि वो सरेंडर कर चुके हैं या फिर कभी भी जो है पुलिस जो है उनको औपचारिक तौर पर सरेंडर करने के बाद जो है औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकती है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस एक हफ्ते में या फिर कह सकते हैं कि कंक्लूसिव के तौर पर या फिर कंक्लूजन के तौर पर जो है 31 मार्च जो डेडलाइन जो दी गई है उस तक जो है उस दिन या फिर उसके 1 या 2 दिन पहले तक जो है वो भी आत्मसमर्पण जो है उनके आत्मसमर्पण होने की बात जो है वो औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि किस तरीके से जो राज्य या जिन राज्य के लोगों ने काफी ज्यादा जो है ये जो माओवादियों का जो संघर्ष कहें या फिर जो उनका आंदोलन रहा और उससे जो हिंसा भी हुई है उसे किस तरीके से खत्म करने में पूरी तरीके से सरकारें आगे बढ़ी और किस तरीके से उन्होंने जो है उसको प्लानिंग पूरी तरीके से की। और उसके खासकर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताया कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करने में सीआईएसएफ की तरफ से भी बहुत अहम भूमिका निभाई गई। तो ये सारी चीजें कैसे एक एक करके जो है प्लानिंग के जरिए की गई है, क्योंकि एक बात साफ है, पूरा ढांचा जो है वो ढह चुका है इस वक्त में, और ऐसे में वापस माओवादियों का या नक्सलवाद को वापस बनना ये काफी तरह से लगभग असंभव दिख रहा है इस वक्त। जी निश्चित तौर पर असंभव दिख रहा है और एक सफलता की ओर न सिर्फ कदम बढ़ाए हैं, जिसको कहते हैं कि अब आखिरी कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ये अनाउंसमेंट निश्चित तौर पर सफल होगा। इस बीच हम पापा राव की बाइट एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, सुनवाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। पापा राव के बारे में भी आपको जानकारी देंगे दर्शकों, और साथ ही साथ एक बार आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं दोबारा कि क्या कुछ पापा राव कह रहा है आखिर और कितना उसका आतंक था। इससे पहले कि हम पापा राव की बात करें, विनोद जी को यहाँ पर जोड़ेंगे इस पूरे या इससे पहले हम आपको बाइट सुनवाते हैं। पापा राव क्या कुछ कह रहा है। 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है, हम हत्यारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे, डरे नहीं है। डर के गया सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते, नुकसान होता नहीं, पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना, करके मैं हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार से हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। तो विनोद जी, पापा राव का सरेंडर कितना बड़ा आप इसमें देखते हैं कि ताबूत में आखिरी कील जिसकी बात कही जा रही है, और गणेश के सरेंडर के लिए भी अभी आपने सुना कि सुरेखा बता रही कि शायद इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। क्या जानकारी है और किस तरह से देखते हैं इसको, क्या आकलन है आपका? देखिए, अगर आप ये पापा राव का जो अभी अपने साउंड जेट चलाया तो उसके बारे में और इसकी चीज़ें को मैं बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि 70 के दशक में नक्सलवाड़ी बंगाल से शुरू हुआ ये नक्सलवाद, और आप देखिए कि आज का दिन ये कितना ऐतिहासिक है कि वो नक्सलवादी बाड़ी से चला हुआ ये नक्सलवाद कैसे देश के 300 जिलों में अपना प्रभाव बनाया, जिसमें जब आप कहते थे कि रेड कॉरिडोर की बात आप कहते थे कि पशुपति से तिरुपति तक,
पशुपति से तिरुपति तक का जो ये टेरर नेटवर्क था, जो अभी सुरेखा ने काफी डिटेल में आपको बताया है कि आप देखिए तेलंगाना के पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो सारे टॉप कमांडर के बाद में ये अंतिम कमांडर है। तो 31 मार्च का जो ये दिन है नक्सल आतंक के खात्मे का, उससे एक हफ्ते पहले बापा राव का सरेंडर ये बताता है कि पूरे दंडकारण्य में आज की तारीख में कोई नक्सली का लीडरशिप नहीं है, या तो मारा गया है या सरेंडर कर गया है। आज दंडकारण्य और बस्तर का जिला, ये आप कह सकते हैं कि भारत में एक जश्न मनाने का दिन है कि बस्तर का पूरा अंचल आज नक्सल फ्री हो गया है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है निखिल, ये एक संकल्प को बताता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति को बताता है। जिस बापा राव को आप बता रहे थे, ये इतना खतरनाक आतंकी, नक्सली आतंकी था जो कम से कम मेरे नॉलेज में है कि कम से कम 10 बार इसकी मौत की खबर फैलाई गई थी कि बापा राव मारा गया। और बापा राव फिर उस फिनिक्स की तरह उठ के आता था, कहीं सीआरपीएफ कैंप पे, कहीं सिविलियन के वहां के आदिवासी इलाकों में, कहीं स्कूलों में, इस तरह का अटैक करता था कि 100 से ज्यादा बड़ी घटनाओं में बापा राव सीधे सीधे इन्वॉल्व है। तो आप कह सकते हैं कि ये आज जो संविधान और लोकतंत्र की बात करता है, ये सीधे सीधे राजनीतिक इच्छा शक्ति, सीधे सीधे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन, सीधे सीधे ये लड़ाई दिल्ली से लड़ी गई है पहली बार। तो 50 साल के बाद अब नक्सलवाद, नक्सल आतंक के खात्मे की तरफ आप ये कह सकते हैं कि ये आखिरी मंजिल ये बापा राव था जिसको हमने पार पाया है। और हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 2026, जो गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कहते थे कि ये भारत सरकार का संकल्प है कि जो ये आप लाल आतंक जिसकी बात कहते थे, वो भारत के लिए एक इतिहास बन जाएगा और भारत को ये शुभ दिन जो है उसको एक जश्न मनाना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सुरेखा के पास हम वापस लौटे और आम जनता की भी बात करना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से फिलहाल अब उन जंगली इलाकों में माहौल है, उन आदिवासी इलाकों में माहौल है, उन गांवों की क्या स्थिति, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा दर्शकों, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ये कह रहा है ब्रीफिंग आ रही है, वो एंकर आ गया स्पेशल शो के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे हम सुरेखा से एक बार फिर से। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आखिर किस तरह जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है और जो संकल्प था भारत सरकार का कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे पूरे जड़ मूल से, वो संकल्प अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सुरेखा हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सुरेखा, आपसे जानना चाहेंगे कि अब फिलहाल वहां पर जो आम लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, गांवों की क्या स्थिति है, क्या जिसको कहते हैं कि जो नक्सलवादियों का जो एक भय बना रहता था, जिस तरह से गांव बाजारों में एक दहशत का माहौल रहता था, क्या वो दहशत अब खत्म हो गई है? किस तरह से जो बदलाव है उसको थोड़ा रेखांकित कीजिए, क्या कुछ अब बदला हुआ नजर आ रहा है? सुरेखा, आप हमें सुन पा रही हैं? सुरेखा, आप हमें सुन पा रही हैं?
सुरेखा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल विनोद जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बदलाव है, ये जो सकारात्मकता आई है, बस्तर ओलंपिक का आयोजन, ये क्या आप सोच सकते थे एक दशक पहले? कैसे देखते हैं इसको? निखिल, क्या आप सोच सकते थे कि एक दशक पहले यहाँ इलेक्शन भी बूढ़ा पहाड़ है, झारखंड का इलाका जी, जो नक्सली, जो आप कह सकते हैं कि वो भी एक डेन था उसी तरह का जैसे अबुझमाड़ का जंगल है। बूढ़ा पहाड़ में इस पूरे देश की आजादी के बाद पहली बार लोगों ने वोट किया है। आज झारखंड के पूरे झारखंड स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सल प्रभावित रह गया है। आज आप बिहार में देखिए नक्सल फ्री है, मध्य प्रदेश नक्सल फ्री है, तेलंगाना नक्सल फ्री है, हैदराबाद का कई जो जिले हैं वो बिल्कुल नक्सल फ्री है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो यूपीए के समय में 180 जो नक्सल प्रभावित जो आप जिले बोलते थे, उस जिले में अब 7 नक्सली जिले रह गए हैं, और जो जिसको एक्टिव बोलते हैं आप, और उस 7 जिले में आज आप जब देखा कि अबुझमाड़ जंगल का सबसे बड़ा सरगना पड़ाव, और वो जब सरेंडर किया है, तो आप कह सकते हैं कि अबुझमाड़ आज की तारीख में नक्सली आतंक, रेड कॉरिडोर, पशुपति तिरुपति, जितने भी फ्रेज गढ़े गए थे दिल्ली से, सारा खत्म हो गया है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत सरकार की पहल की ये जितने भी आप योजनाओं को एक साइड कर दे, और एक नक्सली आतंक से अगर आपने भारत को मुक्त कराया है, तो आप समझिए कि इन सारे इलाकों में करोड़ों आदिवासी को एक नया जीवन मिला है, एक नई रोशनी है। जो आप कहते थे कि बस्तर ओलंपियाड, बस्तर के स्कूलों की घंटी बजी है वो इस 40-50 साल के बाद। बस्तर के बच्चे अब हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बस्तर के बच्चे अब ये हायर एजुकेशन के लिए उनके पास में सारी फैसिलिटीज मिल रही है, बस्तर के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, बस्तर के लोगों को टेलीविजन और मोबाइल फोन मिल रहे हैं। ये भारत दिखाता है। ये सवाल पूछना चाहिए देश के उन हुक्मरानों को जो आजादी के इतने सालों के बाद भी मुख्य धारा में हमारे जंगल के इलाके, हमारे जंगल के आदिवासी आज तक क्यों नहीं जुड़ पाए। ये क्यों ऐसा संकल्प दिल्ली से नहीं हुआ कि इस नक्सल के आतंक को खत्म करना है। हर बार आप इस नक्सल को लेके आप कहीं ना कहीं, जो दिल्ली की सरकारें थी उस समय में, वो एक पॉलिटिकल अपना एक वोट बैंक और पॉलिटिकल अपना नैरेटिव ही बनाते थे। और आज की हालत में देखिए कि वो फिलॉसफी चेंज हुआ, वो इच्छा शक्ति बनी, तो ये नक्सल का आखिरी कड़ी जो बापा राव है वो आके सरेंडर किया है और संविधान उठाया। तो भारत के संविधान की रक्षा की बात जब आप करते हैं, तो भारत की संप्रभुता की बात करते हैं, तो आप पहली बार कह सकते हैं कि देश में, देश के हर इलाके में, आदिवासी का इलाका हो या दूसरे मुख्य धारा का हो, अगर भारत का संविधान, भारत का शासन, भारत की संप्रभुता कायम हुई है, तो ये नक्सल मुक्त भारत के संकल्प ने किया है। ये बड़ा अचीवमेंट है, और मैं कहता हूं कि सारे सुरक्षा कर्मियों, सारे पुलिस बलों का जो अब तक इसमें शहीद हुए हैं, उनको भी शहादत को सलाम करना होगा। उन सारे राज्य सरकारों को भी जो इसमें साथ आके और एक मजबूती से कोऑर्डिनेशन बना के राज्य के पुलिसों को भी इसके लिए तैयार किया है। सारे मैं कहता हूं कि सबको सैल्यूट करना होगा। जी, निश्चित तौर पर सैल्यूट करना होगा। ये अभियान बड़ा था और उसको उसी तरह से चलाया भी गया। सुरेखा भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हुई है, एक बार वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। सुरेखा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, दरअसल हम आपसे जानना चाह रहे थे कि किस तरह का बदलाव ऑन ग्राउंड उन गांवों में, उन आदिवासी इलाकों में, उन जंगलों में आपको दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख पा रही, क्या बदलाव देख पा रही? लोगों के मन में जो डर था, जो भय था, जो आतंक था, वो किस तरह से तिरोहित हुआ है, कैसे खत्म हुआ है, क्या जानकारी देंगे आप? जी देखिए, हम बात करें तो विकास की, हम अगर बात करते हैं कि विकास ही है जो बदलाव की तरफ जो है हमें एक आईना दिखाता है, और ये उन गांवों में अगर दिख रहा है तो ये बताता है कि किस तरीके से बदलाव दिख रहा है। बदलाव उन लोगों में भी जिन्होंने सरेंडर किया है। हम उन माओवादियों की भी बात करते हैं तो मल्ल वेणुगोपाल जिन्होंने महाराष्ट्र में सरेंडर किया था, और कह सकते हैं कि बहुत अहम कह सकते हैं कि वो एक वक्त रहा जिसके बाद से जो है एक टर्निंग पॉइंट रहा है इस पूरे जो नक्सल को लेकर जो जिस तरीके से 31 मार्च का जो डेडलाइन दिया गया था, उसमें से एक अहम प्रोसेस का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा, उसमें से उनका भी सरेंडर था। सोचकर देखिए, करीब
4 दशकों के बाद वो अपने घर वापस गए हैं, वहां पर क्या हालात हुए वो बदलाव देखने को मिलता है। तो वहां का जो बदलाव है वो दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो संघर्ष उनका रहा, या फिर जो जिस तरीके से जो हिंसात्मक घटनाएं लगातार होती रही, वो जो डर लोगों के अंदर था वो डर खत्म हो रहा है। अब लोग बाहर निकल पा रहे हैं, बाहर जो है विकास देख पा रहे हैं लोग, और खासकर वो लोग भी जो अपनों का इंतजार कर रहे थे, जो नक्सलवाद की तरफ आकर्षित होकर चले गए थे, उनकी वापसी को लेकर भी जो है काफी सालों से उनका इंतजार किया जा रहा था उन लोगों का। तो 4 दशकों के बाद, यानी कि सोचिए कि 2 या 3 पीढ़ियां जो मिस हुई थी वो आज उनको देख रही है। तो ये बदलाव है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और ये कह सकते हैं कि यही विकास की ओर जो है कह सकते हैं कि नक्शे का एक अहम कदम, अहम पड़ाव जो है वो दिख रहा है। और 31 मार्च लगभग कह सकते हैं कि अब सिर्फ एक तारीख की बात रह गई है, बाकी सब कुछ लगभग सिमट चुका है। जहां बात हम माओवादी की करते हैं, बिल्कुल सब कुछ सिमट चुका है, बात माओवादियों की हो। और आपने बड़ी बात कही कि परिवर्तन हर जगह आया है, परिवर्तन उन दिलों में भी आया है, उन नक्सलियों में भी आया है, नक्सल में एक सरेंडर किया है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूं कि जब अभी हमारे रिपोर्टर सुरेखा हैं वहां तेलंगाना में, तो तेलंगाना के डीजीपी के सामने में उन्होंने भी सवाल पूछा था, और सुरेखा ने वो देबू जी जो नक्सल के टॉप शीर्ष कमांडर वो माने जाते हैं, केशव जी के मारे जाने के बाद मुझे लगता है कि उसके बाद सिर्फ देबू जी ही आए थे सामने में कि वही नक्सल के भी कोर कमांडर के सारे चीफ का वही थे ऑपरेशन का। और देबू जी ने जब सरेंडर किया था तो वो यही बात कहा था कि उसने कहा कि आज का भारत वो नहीं है, आज का भारत बहुत बदल गया है। तो आज का भारत बदल गया है, ये बात आज जो नक्सल के शीर्ष नेता है वो बात कमिट करता है, वापस आता है, मुख्य धारा में लौट रहा है, जो उसको विश्वास है कि विकास का जो ये रफ्तार जो है वो नक्सल उस आदिवासी इलाकों में पहुंचा है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, और उनका फिलोसफी भी खत्म हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को तोड़ने में भी डेवलपमेंट ने बड़ा काम किया है, और डेवलपमेंट ने उनके अब झूठ का पर्दाफाश कर दिया, तो वो सीधे वापस आ रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है कि ये विकसित भारत है, भारत बदल रहा है, और ये नक्सलियों तक ने इस बात को एहसास किया और मुख्य धारा में लौटे हैं। मैं इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि विकसित भारत में शायद बहुत ज़्यादा उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, राजनीतिक कारणों से, कम से कम उनको भी इस पर दोबारा विजिट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुरेखा आपका, और विनोद जी आपका। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।